बहुत तो आ गया है, बस जस्ट वी हैव टू कीप प्रिकॉशन रिगार्डिंग इट। आज अभी तक सभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए। यस, ऐश्वर्य हैज कम। सो आपके क्लासेस आज पूरे हुए? कौन कौन से हुए आज क्लास? जस्ट इसके पहले किसका क्लास था? आशीष सर का। आशीष सीनियर सर। यस सर। ओके। पहले क्विज थी। हाँ, तो क्विज कैसा हुआ? आज किसका क्विज था? ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स मतलब, अच्छा, उन्हीं का क्विज था। ओके। हाँ, आज से 4th साइकिल स्टार्ट हुई ना, तो फर्स्ट उन्हीं का होता है ना, 500 का। हाँ 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 हाँ, बात ठीक है, 501 बात ठीक है। वंडरफुल। सो आई थिंक सर के क्लास में काफी लोग आए होंगे ना? नाउ स्टिल। यस सर, 24 25। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एवरीवन। लेट्स लेट एवरीवन कम। एनी अदर थिंग जो कुछ तब जब लोग आ रहे हैं, कोई डिस्कस करना चाहे? लैब आपकी शुरू हुई? Yes, a lab started. Sir, yesterday Ashwar got placed in IPHS. यू वेर हियर, आप आए थे बेटा? Sir, Ashwar got placed. ऐश्वर्य गॉट प्लेस, ओके। Yes, सो कांग्रेचुलेशन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, he has joined. थैंक यू सर। या आप में से कितने लोग कल प्लेस हुए थे उस एक्टिविटी में? कितने लोग आए थे? आई थिंक 14 आए थे, मैंने ग्रुप में देखा था। सो हाउ मेनी अदर्स? या सिर्फ ऐश्वर्य? सर, SRM GPC से सिर्फ ऐश्वर और एक SRMU का हुआ है। यानी 2 ही लोग हुए? बड़ा टफ कंपटीशन था इसका मतलब। हाँ। ऐश्वर्य, हाउ वाज द इंटरव्यू एंड मतलब क्या उन्होंने पूछा? उनके प्रोसेस का पार्ट क्या था? सर टेक्निकल राउंड काफ़ी टफ था। हाँ, जो फर्स्ट राउंड था वो काफ़ी टफ था, और फिर इंटरव्यू में भी सर मिस्टेक्स तो बहुत हुई थी, हाँ, लेकिन एट एंड फिर मैनेज कर लिया था किसी तरह। ओके सर ओके। मतलब काफ़ी प्रोसेस टफ लगा मेरे को, क्योंकि सिंक्सिस में बहुत ही इजीली हो गया था सब कुछ, और हाँ, NS मैट्रिक्स में भी काफ़ी आसानी से हो गया था, बट यहाँ पे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुई थी मेरे को पर्सनली। ओके। प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस हुए थे। हाँ, सो क्या मतलब उनके जो कोडिंग वाला पार्ट था, यस वो सर। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे? शुरुआत में तो टेक्निकल हुआ ना? सर कोडिंग तो कोई था, एक तो सर शुरुआत में टेक्निकल हुआ था, उसमें कोडिंग कोई नहीं कर पाया था। उसमें जो टेक्निकल राउंड था हाँ, उसमें पहले शायद 15 क्वेश्चंस वो थे MCQ बेस्ड, और फिर 2 टेक्निकल थे, और सॉरी 2 प्रोग्राम्स थे। प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाया था, किसी का आउटपुट नहीं आया था। पहला अरे वाला तो आउटपुट नहीं आया था, दूसरा तो अटेम्प्ट ही नहीं करा था किसी ने, क्योंकि आता ही नहीं था। क्या था प्रोग्राम? ऐसा कौन सा प्रोग्राम आ गया? याद है कुछ? सर पहले वाला तो एरे बेस्ड कुछ था। ये हाँ, सर, और दूसरा वाला एक्सऑर बेस्ड था सर। एक में एक्सॉर ट्री बनाना था और एक में हमको एरे ऐसे रीअरेंज करना था कि हाँ, पहले के सब सारे एलिमेंट लास्ट के एलिमेंट से का सम हो। जैसे 1 2 3 4 है तो हाँ, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 इज इक्वल टू 3 हो। सर वो ओके। रीअरेंज करना था ऐसे वे में। तो सर वो थोड़ा किसी से नहीं हुआ था सर वो। अच्छा, क्या लगता है हम लोग की क्या कमजोरी आखिरकार ये प्रोग्रामिंग में हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं? तुम्हें क्या लगता है? एनीवन कैन गिव योर व्यूज। क्या रीजन तुम्हें लगता है? सर जो मैंने वहाँ पे लॉजिक लिखा था, मैंने अपने सिस्टम पे ट्राई किया, वो मेरे सिस्टम पे चल गया। वो हाँ, हैकर अर्थ के सिस्टम पे क्यों नहीं चला सर? उसमें कुछ वो होता है ना सर, एक्चुअली उसमें हम कर नहीं पा रहे थे कहाँ प्रिंट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। मेरे में एरर आ रही थी हाँ, कि योर प्रोग्राम डज नॉट प्रिंट प्रॉपर्ली। तो सर ओके। हम पता ही नहीं चल पा रहा था फ्लो कहाँ चल रहा है प्रोग्राम का। तो सर उसमें डिबगिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमको पता ही नहीं चल रहा था। अपने सिस्टम पे हम चेंज कर सकते थे। तो सर अच्छा, वो बट प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत इशू था। बाकी सर लॉजिक मेरा सही था, मैंने बहुत मतलब लास्ट तक ट्राई किया और मुझे लग रहा था सही था, पता नहीं। क्योंकि नॉर्मली तो मेन जो इशू आता है वो आता है लॉजिक डेवलपमेंट का ही, रेदर देन प्रोग्रामिंग। एंड ये जो चीजें होती हैं, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म, आज के समय में आप कोई भी कंपनीज में जाओगे तो फिर वो तो ऐसे ही कॉमन प्लेटफॉर्म एक रहता है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस आप कर सकते हो। इन्होंने लैंग्वेज इसका मतलब स्पेसिफाई नहीं किया था इन एनी लैंग्वेज।
कोई भी सर, कोई भी, बहुत सारी लैंग्वेज है, चाहे पाइथन 2 कर लो, चाहे पाइथन 3 भी कर लो, या 3.8 कर लो, कोई भी। Right. So this means that rather the focus was on the logic which has to be developed rather than all these things. बट डिबगिंग के लिए तो हम लोगों को तो भाई प्रिंट तो बीच में अगर करके देखते तो शायद और क्लैरिटी होती, बट आप बता रहे हो कि वो प्रिंट का पार्ट ही नहीं चल रहा था, as you had said, ना? वो उसमें हो रहा था सर, उसमें हम कुछ भी करेंगे लेकिन प्रिंट फंक्शन नहीं आएगा, वो सीधे कह देगा योर टेस्ट केस, मतलब टेस्ट केस डज नॉट रन या योर प्रोग्राम डज नॉट रन प्रॉपर्ली। अगर आप कोई भी प्रिंट दोगे वो नहीं बताएगा। टेस्ट केस दिए हुए थे? यस सर, टेस्ट केस दिए हुए थे, वो सर ऑटोमेटिक 10 टेस्ट केस ले रहा था अपने आप से, और बाकी हम दे सकते थे तो वो। हाँ वो ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ प्री डिफाइंड होते हैं। मैंने प्रोग्राम पूरा मिटा के सिर्फ प्रिंट फंक्शन भी चलाया तो वो प्रिंट फंक्शन का वैल्यू नहीं दे रहा था कि ये प्रिंट हो रहा है, तो वो वही तो नहीं समझ में आ रहा था। राइट। चलिए, आपका तो ये इशू है, बट मुझे लगता है ये है कि द मोर वी प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस, तो हमारा सबसे बड़ा इशू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या कोडिंग में होता है कि हम लोग उतना शायद कोडिंग करते नहीं है, जिसकी आदत नहीं होती है, तो इस वजह से चीजें जो हैं थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजेस आते हैं। बेसिक सिंटेक्स हमें मालूम होते हैं, बट सिर्फ सिंटेक्स जानना काफी नहीं होता है, वो तो एक एलिमेंट्री चीज है। रादर उसको आपको जरूरी ज्यादा क्या है, द मोर इम्पोर्टेंट इज डेवलपमेंट ऑफ दीज थिंग्स। सो अगर आपने, मतलब मैं उन लोगों पे खास तौर पे कह रहा हूँ जिनको लगता है कोडिंग टफ है, इट्स नॉट रादर टफ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप जब तुम सोचोगे तो वो लॉजिक डेवलपमेंट उस तरह से माइंड अपने आप लॉजिकल होना शुरू हो जाता है। हाँ, बट होता क्या है ना कि वी नॉर्मली वी हैव अ हैबिट दैट हमने कुछ इनिशियल लेवल पे किया, उतना हम लोग डूबते नहीं है प्रोग्रामिंग में, जो एक रिक्वायर्ड है खासतौर पे आपकी फील्ड में, इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग पार्ट, व्हिच आई फील। और इंटरव्यू में क्या हुआ था ऐश्वर्य, व्हाट डिड दे आस्क इन एन इंटरव्यू? बेटा ऐश्वर्य, आर यू? सर इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे। एक, यस सर। हाँ सर, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी वाला था, और एक सर उन्होंने एल्गो पूछी थी शायद किसी सॉर्टिंग की, शायद याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। राइट। और सर बाकी फिर उन्होंने हॉबीज वगैरह पूछी थी, जनरल क्वेश्चंस आ गए थे। हाँ। और एक प्रोग्राम उन्होंने बनाने को बोला था, वो भी एरे बेस्ड ही था। ओके। तो आमने सामने ही बात हो रही थी, और मतलब ऑफलाइन है तो फोकस कर रहा था लॉजिक पे। ठीक है। यस सर। ठीक है, नहीं कम से कम ये अच्छी बात हो जाएगी ना। नाउ वी आर हैविंग भाई 2 महीने की बात और है, हम लोग 6th सेमेस्टर में आएंगे, तो कम से कम ये जरूरी है कि अगर हम लोग के पास यहाँ निकलने से पहले 6th सेमेस्टर की क्लैरिटी हो कि हम जो हैं वी हैव गॉट समथिंग, एंड हम उसमें जब जाते हैं, और इन दैट केस हमारे पास ये हेडेक ना हो इस चीज को। डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछे। हाँ ठीक बात है, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछे थे। सो डेटा स्ट्रक्चर, लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जिन लोगों का मान लेते हैं वीक भी है, वो थोड़ा सा, यू नीड ओनली 2 months कंसाइज, यू कैन से फोकस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, बस ये आ जाए तो अच्छा है। अरे आकाश, दो आकाश आ रहे हैं, आकाश 2 जगह से कैसे एंटर कर रहे हैं? ठीक है, सो दैट्स द पार्ट, एंड आई होप कि आने वाले समय में, आई हैड अ टॉक विद योर प्लेसमेंट डायरेक्टर, ही सेड दैट और कंपनीज आएंगी ही, और सबसे अच्छी बात बस ये है कि 6th सेमेस्टर की तुम्हें चिंता ना हो, कहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अदरवाइज काफी लोग तो फिर इसको पेमेंट बेसिस भी करने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ही ये एकदम खराब चीज है। खराब इन द सेंस कि बेटर ये हमारे हाथ में कुछ हो, कुछ उसमें और ना चीजें हो, और हम लोग थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस पा जाएं इस कोविड के समय में। एक्सपीरियंस पाने के बाद 2 साल अगर हम लोग काम करते हैं, उसके बाद बेटर के लिए अगर हम लोग शुरुआत ऐसी कंपनी में कर दें। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू डिस्कस बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडे? किसी को कोई बात करनी है? आकाश, आप 2 बार मुझे दिख रहे हो, आर यू ज्वाइनिंग फ्रॉम टू डिवाइसेस? नो सर। अच्छा ठीक है, एक वेटिंग रूम में आकाश है और एक आ चुके हैं। ठीक है, 2 आकाश हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे? एनीवन, और शुड वी स्टार्ट?
अरे भाई हाँ या ना, कुछ तो बोलो। और ठीक है, ओके, सो विल स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। एंड हम लोग लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई मुझे याद दिलाएगा? उसके बाद हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एनीवन, डू यू रिमेम्बर? सो लास्ट टाइम अपने लास्ट क्लास में ट्यूटोरियल था, बट मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाए थे क्योंकि मेरा सरप्राइज आने वाला है, तो मुझे लगा था कि उस पर फोकस भी किया जाए। तो हमने कुछ टेस्टिंग टूल्स के बारे में बात किया था। उसके पहले डीबगिंग के बारे में बात हो चुकी थी, डीबगिंग प्रोसेस के बारे में बात हो चुकी थी, इस बारे में बात हुई थी आखिरकार डीबगिंग डिफिकल्ट क्यों है। फिर हम लोग टूल्स के बारे में आए थे। सो और आखिरी में खत्म करने से पहले हम लोगों ने सरप्राइज किया हुआ था। सो सरप्राइज में आई बिलीव मैंने आपको वो रिप्लाई भी कर दिया है, उसको सारे लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया है जो सरप्राइज के मार्क्स हमने दिए हुए हैं। ठीक है, सो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप लोग रेगुलर रहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ ओनली 16 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, दैट मींस 50% ऑफ द क्लास। और अभी जैसे इशिता बता रही थी कि 24-25 बच्चे पहले क्लास में थे, भाई मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है? हाँ, वो मुझे पूछना पड़ेगा। आज की अटेंडेंस के बाद मैं जरा निकालता हूँ कितने लोग आए, और उसके बाद मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके, क्यों नहीं आए थे बेटा मेरे क्लास में, क्यों मुझसे नाराज हो? हाँ तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स के बारे में जब आप डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो तुम्हारे मन में, किसी के मन में कोई बात आई या अलग अलग टूल्स के बारे में बात किया? बट अब थोड़ा बहुत तुम लोगों को टेस्टिंग का आइडिया लग गया है, टेस्ट केसेस के बारे में पता चल रहा है। नाउ व्हाट डू यू फील अबाउट टेस्टिंग, और इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, या इसमें कुछ और चीजें क्या जोड़ सकते हैं हम लोग जिसके बारे में आपको लगता है कि दैट वुड मेक आवर टेस्टिंग पार्ट मोर इजी? एनीवन, लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग लिटिल बिट इंटरैक्टिव। तो हम लोग अपने इसी डिस्कशन से अपना अगला टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। टेस्टिंग में ऑटोमेशन हो जाए कि हमें कुछ करना ना पड़े ज्यादा। हाँ, हमें ज्यादा मैनुअली कुछ, काम। राइट। तो हम लोग अभी तक जितनी बातें कर रहे थे वो मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे थे। तो मैनुअल टेस्टिंग को जब हम लोग फोकस कर रहे थे, तो अभी अरुण ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेशन हो जाए, और ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज ऑटोमेट होगी, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। और ऑटोमेशन अगर हो रही है तो ऑटोमेशन भी वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो उसके क्या क्या इश्यूज आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे मन में आना चाहिए। सो आज जो अगले 2 दिन हम लोग टॉपिक बात करेंगे वो बेसिकली ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा जनरेशन के बारे में बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे, और इसी ऑटोमेशन के बारे में ही थोड़ा सा अपने व्यूज को एक बार आपस में डिस्कस करेंगे। So what are your views regarding automation? Anyone views? What do you feel about, you know, the process of testing, what we require? We use that we make certain, say, test cases, then all those test cases have to be run, certain inputs have to be given, and based on the inputs हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यही तो ओवरऑल टेस्टिंग का अगर देखें एक लाइन में कैसे प्रोसेस है, यही हो रहा है। इसी चीज को अब हम ऑटोमेट करने की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन में क्या लगता है कि कहाँ चैलेंज है, और क्या पार्ट आसान है, या क्या व्यूज हैं आपके? इज इट पॉसिबल टू ऑटोमेट सर्टेन थिंग्स, और अगर इफ इट इज पॉसिबल, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल मेथोलॉजीज, कैसे ऑटोमेशन हो सकता है, और उन मेथोलॉजीज के फिर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? यही हमारा डिस्कशन अगले 2 से 3 दिन में होने वाला है इस हफ्ते। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके व्यूज भी सुनना चाहूंगा, आपके मन में क्या आ रहा है? जैसे किसी सर्टेन कोड या सर्टेन फीचर में हमें टेस्टिंग करनी हो, तो सर हाँ। ऑटोमेशन का ये फायदा रहेगा कि जो मेरे पास टेस्ट केसेस पहले से प्री डिफाइंड है तो सारे एक साथ यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर प्रॉब्लम देखें तो सर ये हो गया कि अगर हमने जो टेस्ट केसेस मेरे पास डिफाइंड है उनमें से कोई मतलब रिजल्ट आया ही नहीं है, वो टेस्ट केस डिफाइन ही नहीं है जो प्रॉब्लम या जो बग आने वाला है, तो सर ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो हमें मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं सर वो। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ऑल्सो ठीक। सर यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम या फिर नहीं हो रहा होता है, सबसे बड़ी बात। ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, ये कैसे?
सर क्योंकि हर चीज ऑटोमेटेड होता है हर चीज में कौन कौन सी चीज? सर, जैसे इनपुट जो पास हो रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है, वो सारी चीजें। हाँ, तो एक हम ऑटोमेशन की जब बात कर रहे हैं, अरुण ने बिल्कुल एक तो ठीक है और आपने भी ठीक कहा, इससे कुछ कुछ व्यूज आ रहे हैं। एक तो ये कि हम जो इनपुट दे रहे हैं तो वो इनपुट क्या दें, यानी कि वो टेस्ट डेटा क्या दें जिससे कि इनपुट हम डाला जाए और फिर हम आउटपुट को मैच करें। तो एक तो सिचुएशन ये आ गई जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, वो ये है कि मेरे पास डेटा हो। डेटा का मतलब क्या हो गया? वो डेटा जिसको एज एन इनपुट हम देंगे और वो इनपुट के बाद वो मैच करेगा एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो चैलेंज यहाँ क्या है? जैसे अरुण ने ये बताया कि कभी टेस्ट केसेस या तो ऐसे बन सकते हैं, हमें मैनुअली बीच में बनाना पड़े जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से बग ना मिल पाए, ए। और दूसरा ये रीजन भी हो सकता है कि हमने जो टेस्ट केसेस जो हमने डेटा लिया हुआ है एज एन इनपुट, तो ये भी पॉसिबल है कि वो ऐसे डेटा हो जिसकी वजह से हमें जो बग्स डिटेक्ट करने चाहिए वो बग्स भी हम ना डिटेक्ट कर पा रहे हो। तो ये हमारे पास चैलेंज आता है। एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं, यानी कि दो चीजों को हम करना चाहते हैं। अब अच्छा रहेगा अगर वो ऑटोमेट हो पाए। पहला ऑटोमेशन का क्या पार्ट क्या हो गया, जो थोड़ा सा आसान लग रहा है, वो ये है टेस्ट डेटा का ऑटोमेटिक जनरेशन हो। टेस्ट डेटा का ऑटोमेटिक जनरेशन हो, या उसको कैसे हम और फर्दर जो डेटा जनरेट हो रहा है हम फर्दर इनपुट्स उसके कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक बात ये आ रही है। दूसरा ये आ रही है, ये तो एक टेस्ट डेटा की बात हो रही है। हम चाहते तो ये भी है कि हम टेस्ट केसेस भी ना डेवलप करें तो और अच्छी बात है ना। हम टेस्ट केसेस डेवलप करें, ये भी अपने आप अगर हो जाए, कि तरीका हो जाए तो, और साथ में टेस्ट डेटा भी हमारे पास क्या डालना है ये अगर हमें पता चल जाए तो शायद ये तो सबसे अच्छी बात है। बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या पॉसिबल नहीं हो पाएगा? तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, तो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं और उसमें क्या चैलेंज आते हैं इस पे बात फोकस करते हैं। तो पहला पार्ट आता है, इज इट पॉसिबल टू जनरेट टेस्ट डेटा ऑटोमेटिकली? इज इट पॉसिबल टू जनरेट टेस्ट डेटा ऑटोमेटिकली? इफ यस, how will we know कि सर जो टेस्ट डेटा हम दे रहे हैं वो उसके लिए मतलब उसके लिए ही है कि और कोई यूज ना हो? जैसे हमको अल्फाबेट देना है और नंबर दे रहे हैं, तो सर वो कैसे पता चलेगा? सर उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो सर हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा? तो आप जब मैनुअली बनाते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है? वो तो इनपुट जैसा जिस तरह का नीड हो रही है तो उस हिसाब से वैल्यू देते हैं। तो सर उसमें मैनुअली तो मतलब हम डॉक्यूमेंटेशन से या जो हमने टेस्ट केस बनाया है उससे पता चलता है सर। यस, तो हम लोग भी अपने जो टेस्ट केस बनाते हैं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर बनाते हैं। जो हम इनपुट देते हैं वो भी हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर देते हैं। और वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर नाम कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? टेस्टिंग के पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरेट हुए हैं? सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला ना सर। हाँ ठीक बात है। SRS। हाँ बताओ। SRS, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जनरेटिंग टेस्ट डेटा रिक्वायर्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द SRS डॉक्यूमेंट. Generating test data requires proper understanding of all the documents before we come to the testing process. I hope everyone is agreeing with it. So, generating test data requires proper understanding of the SRS document, of the SDD document, जो कि डिजाइन वाला डॉक्यूमेंट आता है। और अगर सोर्स कोड बन गया है जिसको हमने लिखा है, उसके बाद हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इवन द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर, अगर इस चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो हम कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि हम बेहतर ढंग से टेस्ट केसेस को मैनुअली हम लोग ने बनाया हुआ था। तो अगर मान लेते मेरे पास कोई ऑटोमेटेड तरीका निकल भी आता है टेस्ट सूट को जनरेट करने के लिए, देन इन दैट केस जो क्वेश्चन अरुण ने बताया था या अभी आप लोगों से मुझे समझ में आया, वो ये है कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेटेड टेस्ट सूट। जो हमने टेस्ट सूट जो बनाया हुआ है उसकी खुद की इफेक्टिवनेस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। यहां पे अगर वही इफेक्टिव नहीं है तो शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा कि मेरे टूल का कोई मतलब नहीं हो रहा है।
यहाँ पर। और शायद इसी वजह से ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपने हिसाब से जिस तरह के प्रोजेक्ट्स उनके होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स वो खुद बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये अगर देखा जाए तो हम ये जानते हैं कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर जो काम है, जो उसको हम टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी. It is a very expensive activity and it adds nothing to the software in terms of functionality. Functionality में मैं कुछ नहीं जोड़ रहा हूं. जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, फंक्शनैलिटी जो आ रही है वो मेरे एसआरएस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आ रही है, वो मेरे एसडीडी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आ रही है, वो मेरी फंक्शनैलिटी बनती जा रही है. फंक्शनैलिटी तो मैं जोड़ नहीं रहा हूं, बट उसके बावजूद भी अगर देखा जाए जो कॉस्ट लगता है टेस्टिंग में वो बहुत ही हाई लगता है, बहुत ही वो कहीं ना कहीं ज्यादा लगता है. सो अगर ऑटोमेशन हो पाता है किसी भी तरीके से तो मैं इस कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाऊंगा. बट मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसकी इफेक्टिवनेस पे मेरे मन में खुद एक बार प्रश्न आ रहा है कि क्या ये चीजें जो हैं वो इफेक्टिव होंगी कि नहीं होंगी. डू यू एग्री विद दिस व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. ठीक है. So as you can see, generating test data requires proper understanding of the SRS document, of the SDT document, of the source code of the software, and along with that, if it is possible, we want that even the test cases जिसको हम लोग कर रहे हैं उसको भी हम लोग जो है इसको भी हम लोग जो है टेस्ट केसेस को हम प्रॉपर तरीके से बना पाएं. So what exactly is automated test generation if we try to define it? So we can say that automated test generation is an activity which generates test data automatically for the software which is under test. However, the quality and effectiveness of testing is very much dependent upon this data जिसको हम generate कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं automated test generation की. तो automated test generation की बात अगर करें तो ये एक्टिविटी ये है कि ऐसे टेस्ट डेटा को ये जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से वो जो सॉफ्टवेयर जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक रहे, वो उसको हम टेस्ट कर ले जाएं. बट साथ में मेरे मन में एक चीज आ रही है, ये हमें समझ में आ रहा है, जो इसकी इफेक्टिवनेस है, इसकी जो क्वालिटी है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है इसी डेटा के ऊपर जो जनरेट किया जा रहा है. तो Hoffman Daniel has just said something. I'm just sharing with you. That I'm just reading it out. Hoffman Daniel have reported their view as the assurance of software reliability partially depends on testing, क्योंकि reliability भी एक output है testing का. So the assurance of software reliability partially depends on testing. However, it is interesting to note that testing itself also needs to be reliable. जिस पर क्योंकि हम लोग अभी इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, ये खुद एक इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं. सो ऑटोमेटिंग द टेस्टिंग प्रोसेस इज अ साउंड इंजीनियरिंग अप्रोच व्हिच कैन मेक द टेस्टिंग इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल. तो अगर मैं कंक्लूड करने की बात करूं यहाँ पर, जो अभी तक का हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो ये हुआ है कि हम चाहते तो टेस्टिंग को ऑटोमेशन को है, बट हम उसकी रिलायबिलिटी पर भी एक बार मन में आ रहा है कि और इसकी इफेक्टिवनेस पे कि अगर ये इफेक्टिव और रिलायबल होगा तो ये शायद सबसे अच्छी बात हो पाएगी. बट मेरे मन में कहीं ना कहीं प्रश्न आ रहा है. तो अगर देखो तो टेस्ट डेटा जनरेशन इज नॉट एन इजी टास्क. Test data generation is not a straightforward process. You can see that we are questioning itself on the concept. It's जो हम जब शुरुआत कर रहे हैं और मेरे मन में तमाम सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो तमाम सारे methods available हैं. बट क्वाइट ऑब्वियसली जैसे हम लोग जब टेस्टिंग टेक्निक्स की बात कर रहे थे तो अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक्स के अलग अलग उसके खुद के एडवांटेजेस होते हैं, खुद के उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. उसी तरीके से अगर देखें तो हमारे पास जो अलग अलग टेक्निक्स हैं टेस्ट डेटा जनरेशन का, यहाँ पर इसके खुद के सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं या उनके लिमिटेशंस हैं. और पूरी तरीके से मेरा पर्सनल मानना है कि ऑटोमेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, रादर वो आपको हेल्प जरूर करेगा, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेशन दैट इज रिक्वायर्ड. बट यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आल्सो, दैट इज वेरी मच नेसेसरी. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी अदर व्यूज जो आपके मन में आ रहा है, जो लग रहा है आपको शेयर करना चाहिए?
जैसे हमें जो टेस्ट डेटा जनरेट हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस नहीं पता है, तो मतलब आउटपुट नहीं पता है, तो सर अगर ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं और आउटपुट जनरेट हो रहा है तो सर उसको मैच करने के लिए कुछ वैल्यू होगी या कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि मैं जैसे आपका एग्जाम लेता हूं, मैं आपका क्विज लेता हूं, तो एक तरीके से जो मैं भी क्विज ले रहा हूं या एग्जाम ले रहा हूं, अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है यही इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो अंत में वो मेरा एफर्ट फ्यूटाइल हो जाएगा। एग्री कर रहे होगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे एकेटीयू का जो प्रोसेस होता है, जब अभी तो फिलहाल कुछ सर्कमस्टेंसेस से हम लोग एमसीक्यू की तरह या इस तरीके से ऑनलाइन करने लगे, बट जो हमारे नॉर्मल प्रोसीजर था, नॉर्मल प्रोसीजर में हम लोग किस तरह के जो क्वेश्चंस देते थे, चीजें देते थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता था? उसका ऑब्जेक्टिव रहता था जो मेरा एंड का जो एकेटीयू का एग्जाम है, उस एकेटीयू के एग्जाम को हम लोग प्रॉपर तरीके से दे लें। ये बात कभी कभी मन में आती भी थी कि भाई ये जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है शायद इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग बात है। यानी कि मुझे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ये देखना पड़ेगा कि जिस टूल के थ्रू मैं चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं या यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो भी उस मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इफेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज ये है जब मैं बात करता हूं टेस्ट केस जनरेशन की, वो ये है ये क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले लेवल पे क्लियर होना चाहिए जो टेस्टर है कि वो क्राइटेरिया क्या होना है इस करंट सिचुएशन में, और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर ही वो फोकस करेगा टेस्ट केस जनरेशन। तभी तो हम ये कहेंगे, आखिरकार हमें ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि व्हेन शुड वी स्टॉप टेस्टिंग। हमारे पास टेस्ट डेटा ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से अब हमें लग रहा है कि मैंने इफेक्टिवली चीजों को चेक कर लिया है और मेरा टेस्ट केस जनरेशन ऐसा हो रहा है, तो मुझे ये भी एक यकीन होना चाहिए कि वो चीज मैंने ठीक तरीके से कर लिया। सो व्हेन शुड वी स्टॉप टेस्टिंग? कोई इंडिकेटर होना चाहिए। वो इंडिकेटर क्या होगा? वो इंडिकेटर होगा वो कोई क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो मुझे बताएगा कि आपने इस तरीके से काम कर लिया है, इस तरीके से चीजें हो गई हैं, या जैसे आपने सारे पाथ को देख लिया है, सारे पाथ आपने चेक कर लिए, तो मेरे मन में आ गया यस ऑल द पाथ्स हैव बीन चेक्ड। सो आई बिलीव दैट इफ ऑल द पाथ्स हैव बीन चेक्ड और मेरा जो टेस्ट डेटा जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ इस बेसिस पर हो रहा है कि सारे के सारे पाथ्स पे एक बार एग्जीक्यूट जरूर हो जाए, तो मैं कहूंगा ये क्राइटेरिया सफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह से क्राइटेरिया तमाम सारे बन सकते हैं। तो पहले लेवल पे अगर मैं टूल की बात करूं तो यहां पर मेरा टेस्ट, इसको बोलते हैं टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया। सो व्हाट शुड बी आवर क्राइटेरिया व्हिच वी शुड फील एडिक्वेट इनफ दैट इफ वी अप्लाई थ्रू आवर टेस्टिंग टूल, वो जो है मान ले कि हाँ ठीक है, जिसपे हमें यकीन हो जाए कि जो चीजें हो रही ठीक हो रही। गॉट माय पॉइंट बेटा? यस सर। ओके, सो तो जैसे अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पास सबसे एक ज्वलंत मुद्दा है या जो एक टॉपिक जिसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, हाउ कैन वी ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ टेस्ट केसेस, और हाउ कैन वी ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ द टेस्ट डेटा, यानी जो इनपुट है इसको हम लोग कैसे ऑटोमेट करें। तो सबसे सिंपल तो तरीका एक होता है कि हम रैंडमली कर लें, कोई रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू या रैंडमली हम किसी भी तरीके से कि कुछ हम लोग ध्यान ना रखें इंटर क्या चीजें हैं और हम लोग करना शुरू कर दें। एक तरीका ये हो सकता है जो कि एकदम बेसिक और इनिशियल लेवल पे है, बट अगर देखें दिस वे मे नॉट बी अप्रोप्रिएट ऑलवेज। कभी कभी तो जैसे होता है ना कि हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड काम कर जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा काम ना कर पाए। सो रैंडम जनरेशन इज वन एस्पेक्ट, बट it has its own limitation and advantages. That therefore, जो अभी जस्ट बात अभी हम लोग कर रहे थे वो यही कर रहे थे क्या कि if we are able to know that what is the test adequacy criteria और उसको हम define proper तरीके से कर सकें, so that is the best part. So we may generate a large pool of test data randomly, जैसे भी जस्ट बात किया हुआ है
और वो टेस्ट रैंडम जनरेशन तो किसी भी तरीके से हमारा कहीं ना कहीं हो पाएगा, हो सकता है, बट हमारे लिए ये जरूरी है ये जानना कि ये पता चले कि जो हम जनरेशन कर रहे हैं आखिरकार वो इनफ कब है, वो एकदम ठीक कब है। ये तभी पता चल पाएगा कि एकदम ठीक है या हम स्टॉप करें जब हम डिफाइन कर पाए अपने टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया। सो वंस व्हेन आवर टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया इज डिफाइंड, so our goal would be now to generate a test suite that may help us to achieve the defined test adequacy criteria। ठीक है, सो एक लेवल तो ये हो गया कि हमें ये टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए और डिफाइन कर पाए। और अगर ये हमने अपने सॉफ्टवेयर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर लिया है तो अगला स्टेप आता है कि हमें अब बस इंश्योर ये करना है कि जो टेस्ट डेटा जनरेशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि मेरा जो एक माइलस्टोन है, और मेरा माइलस्टोन क्या है, ये टेस्ट जो डेटा जनरेशन हो वो इस टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले जाए। ठीक है, सो इसी तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। or any views? Questions नहीं तो views. Okay, so now put your thinking cap on. आप लोग सोचना थोड़ा शुरू करो। तो मैंने तो एक तरीका बताया था, but what can be the possible test adequacy criteria according to you? कौन कौन से हो सकते हैं? What may be the possible test adequacy criteria? एज अ लेमैन, अब आप लोग इतना समझ चुके हो, इतना जान चुके हो, तो आपको क्या लगता है टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया क्या होगा? आई थिंक डेफिनेशन ऑफ टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट डज इट मीन? ओके, टिल नाउ हम लोग ने कुछ पार्ट्स कवर कर लिए। ऑटोमेटेड टेस्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है, ये इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, फिर अब बात आ रही है उसके इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहे हैं। तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया होता क्या है, व्हाट इट इज। So how can we define it? What may be the various possible ways, various possible means? कुछ बता सकता है कोई भी? तमाम सारी चीजें हैं इसमें। हेलो, आई एम वेटिंग बेटा, आई एम वेटिंग। मैं क्लास में हूँ। हाँ, एनीवन? अरे गिव अ वाइल्ड गेस, नहीं मालूम हो क्या होगा, गलत ही तो होगा, पर बोलना जरूरी है। मैं अब एक एक नाम लेना शुरू करता हूँ जैसे क्लास में लेता हूँ। हाँ, जिसका मैंने आवाज बहुत दिनों से सुनी नहीं है, मैं देखता हूं मैंने किसकी आवाज नहीं सुनी बहुत दिनों से। दीपाली, दिव्या, व्हाट आर योर व्यूज? महिमा, साक्षी, सुचित्रा, आई थिंक विवेक एंड सृष्टि। मैंने आप लोग को भी नहीं सुना बहुत समय से। हाँ, बाकी लोग तो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी कभी अनुष्का बोल देती हैं, कभी अरुण, तो अरुण हो गए, देन इशिता, प्रभाव भी कभी कभी बोले हैं, बट मैंने बहुत लोगों के नाम मैं आवाज भूलने लगा हूँ। तुम जानते हो ना, मैं सबसे पहले आपसे क्या कहता हूँ जब क्लास शुरू होती है, जरा ये याद दिलाओ कि पहले क्या पढ़ा है। और तुम लोग से तो इतनी आवाज इतने दिनों से मैंने नहीं सुनी हुई, तो मैं तो बहुत गजनी फिल्म देखी है ना, तो तुम थोड़ा सा याद दिला दो। एनीवन? एक एक भी बता दोगे तो बहुत है। सर नहीं पता। ओह, तो ये किसकी आवाज आई थी बेटा? मैं एक मिनट देखूं। कौन बोल रहा है? सर महिमा। महिमा, ओके। सो जस्ट ट्राई टू थिंक एंड बी अ लिटिल बिट मोर लॉजिकल कि हम देखो, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ट्राई करना। पता नहीं है वो तो हम भी जानते हैं, हम लोग मिलके पता ही तो कर रहे हैं, मैं भी कौन बता दे रहा हूं अपने आप चीजों को। तो आप देख सकते हो कि मैंने तो यहाँ तमाम चीजें लिखी हुई हैं। सो
वंस वी डिफाइन दिस गोल, कैसे हम लोग टेस्ट जनरेट कर सकते हैं एक टेस्ट सूट को, सो दिस में हेल्प अस टू अचीव द डिफाइंड टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया। कुछ वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे एवरी स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। मान लो मैंने ये तय कर लिया, यानी मेरे सारे टेस्ट केसेस ऐसे बने या डेटा ऐसा बना जनरेट हुआ कि मैंने ये हो गया स्टेटमेंट कवरेज जरूर होना चाहिए, या every branch of the source code should be executed at least one, every condition should be tested at least one, and और every path of the source code should be executed at least once. So हम लोग ने आई थिंक इन सारे कवरेज को बात किया ही हुआ, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि खुद के कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, हमें ये मालूम है कौन ज्यादा स्ट्रांग है क्या है, बट अपने सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक क्राइटेरिया को डिसाइड करना पड़ेगा। और जब यही तो करेंगे, जब हमारा ऑटोमेशन हो रहा होगा तो मुझे यही देखना है कि उस ऑटोमेशन को हम क्या के थ्रू हम क्या ये क्राइटेरिया अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। या मान लो एसआरएस डॉक्यूमेंट की बात हो रही, एवरी स्टेटेड रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेड एट लीस्ट वंस, every possible output program should be verified at least one, and so on. तमाम सारे हो सकते, there may be many such test adequacy criteria and not necessarily कि एक ही बात हम करें, we can also use a combination of many, because जो इफेक्टिवनेस है हमारे टेस्टिंग का, that much is very much dependent on the definition of टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड तय कर रहा है, ये एक मेजर तय कर रहा है कि थॉरोनेस की तरह हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो जो मेरा ऑटोमेशन होगा उसका ट्रस्ट क्या चीज होगा, उसका ट्रस्ट इस चीज पर होगा कि क्या मैं ये स्टैंडर्ड या ये टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया ये अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और जब टेस्ट सूट फेल होता है इस डिफाइंड क्राइटेरिया को अचीव करने में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस हमें ये लगता है कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच वी हैव टू ऐड ऑन। सो it is true कि many times it is possible कि large number of test data तो generate हो जाए, but हो सकता है कि जो criteria मैंने define किया है उसको हम achieve कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को भी satisfy हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, that should be looked into. So test adequacy criteria, the definition of test adequacy criteria is an important factor. And these are just certain examples which are in front of you. Apart from these, we can use many more जो लगता है कि ये जरूरी है, and even a combination of all these things. Anyone else जो आपको लगता है किसी को इसमें अपने कुछ व्यूज देने? Hello. Yes, sir. So anything else which you would like to add, or do you agree till here? सर इसमें तो ये टेस्ट एडिक्वेसी जो क्राइटेरिया से ये है कि हमें कैसे कैसे टेस्टिंग करनी है, तो सर इससे किस तरह का आउटपुट आएगा या किस तरह का रिस्पांस आएगा सर, वो कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, वो बात ठीक कह रहे हो कि अभी हमें ये तय किया हुआ है कि मेरा जो क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया अगर हम अचीव कर ले रहे हैं, यानी कि मेरा जो इनपुट डेटा आ रहा है, इनपुट डेटा का मतलब जो डेटा टेस्ट डेटा जनरेट हो रहा है, वो जो टेस्ट डेटा जनरेट हो रहा है ये तय कर रहा है इस तरीके से कि अलग अलग चीजें जो हमने यहाँ डिफाइन की हैं ये हम इसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बट इसको जनरेट करेंगे भी हम फिर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। वो जो सॉफ्टवेयर ही तो ऑटोमेटेड, इवन ऑटोमेटिक टेस्ट डेटा जनरेटर दैट इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है। अगर वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी हमें कुछ इनपुट जाएगा ही, कुछ आउटपुट जाएगा, मिलेगा ही। ठीक है, कुछ हमें इसमें इनपुट मिलेगा ही, कुछ हमें आउटपुट मिलेगा ही, दैट इज क्वाइट फाइन। तो उस सॉफ्टवेयर को हम कब कैसे कहें कि वो इफेक्टिव होगा, तो क्वाइट ये देखने वाली बात है। और जब मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं तो उस सॉफ्टवेयर की एक फंक्शनैलिटी होगी जो ये कर रहा है, और उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी उसको भी हम लोग किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू किसी ना किसी तरीके से उसको हमने डिफाइन करके बनाया ही होगा। ठीक है? यस सर। ओके,
So I think today we must have got an idea about automated test data generation. ये जो particular चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिन में, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें मालूम होना चाहिए वो टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट जनरेशन कैसे होता है, और शायद एक जो क्वेश्चन मैंने ट्यूट शीट में दिया हुआ है जेनेटिक एल्गोरिथम का, तो जेनेटिक एल्गोरिथम का थोड़ा सा एक आइडिया लेना जरूरी है कि वो कहता क्या है, वो है क्या चीज। तो जेनेटिक एल्गोरिथम के थ्रू भी हम लोग टेस्ट डेटा को ही जनरेट करते हैं, बट उसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है, यानी कि जो इनिशियल टेस्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल है, उसी से ही वो फर्दर उसके ऑफस्प्रिंग्स या उसे डेटा जनरेट होते हैं, और वो डेटा जो जनरेट होता है वो पिछले वाले से बेटर होता है। बेटर होने का मतलब क्या हो गया, वो और इफेक्टिव होता है। एक तरीका तो रैंडम है, ठीक है, रैंडम हम को देख रहे हैं, बट उसकी खुद के लिमिटेशन है। कुछ चीजें और भी मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि ये चीजें होती है, बट मेरा जो मेन फोकस होना है, जिसको हमें समझना है अपने EKTU के पर्सपेक्टिव से, कम लॉजिकली क्या ये कहना चाहता है, दैट, और वो आपको ट्यूट शीट में भी वो क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज अबाउट जेनेटिक एल्गोरिथम्स। I hope you must have got an idea what we are going to discuss about in a day or two, right? Yes. So everyone just open your now cameras and we'll and show me your smiling faces, so that we should, after all, we should say bye bye for today and happy learning. Suchitra, Shalini, ओके, आई डोंट नो आज लोग कम क्यों आए, अभी मैं देख रहा हूँ 17 पार्टिसिपेंट्स ही हैं। सो आप लोग अपना आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करिए, पॉजिटिव रहिए, एंड प्लीज अटेंड करिए क्लासेस को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग।